हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, मैं ओपी सिंह। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो in which I am going to discuss the basic causes of the political changes that took place in the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कई राजवंश आए और सत्ता के जो परिवर्तन हुए बहुत एब्रप्ट होते थे, यानी बहुत क्विक जो चेंजेज आते थे पॉलिटिक्स में। तो उन चेंजेस का क्या कारण था वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिएगा। We know that Delhi Sultanate extended from 1206 up to 1526। 1206 में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की हुई मानी जाती है। It is said to be done by कुतुबुद्दीन ऐबक who was a viceroy of मोहम्मद गौरी। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद वह दिल्ली का प्रथम शासक बना। उसे सुल्तान का तो दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना का उसे श्रेय जरूर दिया जाता है। कई अप्स एंड डाउन्स आए इसके पूरे करियर में। कुल मिला के 5 राजवंश हुए और उन 5 राजवंशों में भी कई बार बड़े तेजी से होने वाले घटनाक्रम होते थे पॉलिटिक्स में। तो देयर यूज्ड टू बी वेरी रैपिड चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनके पीछे की क्या क्या फैक्टर्स थे और क्या क्या फोर्सेस थी। व्हाट वर द अंडरलाइंग फैक्टर्स एंड फोर्सेस, कौन सी कारक और कौन सी शक्तियां थी जो इन परिवर्तनों को एक तरह से अफेक्ट करती थी। हम यहाँ देखेंगे 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 1526 में पानीपत हुआ। पानीपत फर्स्ट पानीपत मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि पानीपत के 3 बैटल्स हुए थे। बाबर डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। और यहाँ पर ये सल्तनत की स्थापना, जैसा कि मैंने अभी बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। इन इट्स एंटायर चेकर्ड हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत हैड ए टोटल लाइफ स्पैन ऑफ 320 years, but this Delhi Sultanate in its entire career did have a number of ups and downs. Ups and downs कैसे हम कह सकते हैं इसको, कि कभी तो दिल्ली सल्तनत की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती थी और कभी बहुत अच्छी हो जाती थी। कभी वो एम्पायर का स्वरूप ले लेती थी और कभी उसका डिक्लाइन होता था। तो जैसे हम पहली फेज में ही हम देखते हैं, जैसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। ये स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक था। तो स्लेव डायनेस्टी को हम एक तरह से फॉर्मेटिव फेज कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेटिव फेज। और इस फॉर्मेटिव फेज में दिल्ली सल्तनत अपनी पोजीशन को किसी न किसी तरह से बनाए रखने में कामयाब रही। इन दिस फेज the sultans of this dynasty, so called slave dynasty, इस डायनेस्टी को क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी। इन्हें मैं so called इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें से जो भी सुल्तान थे उनमें से कोई भी सुल्तान बनने के समय कोई स्लेव नहीं था। हाँ, 3 सुल्तान ऐसे थे जो अपने अर्ली करियर में स्लेव रहे थे किसी ना किसी के, इसलिए स्लेव कहना इन्हें एक गलत प्रथा है, गलत परंपरा है। फिर भी ये एक पॉपुलर नाम हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फेज में जो सुल्तान हुए उनमें इल्तुतमिश एक अच्छा शक्तिशाली सुल्तान था, बहुत ही योग्य। और फिर बलबन जब आया तो बलबन ने अपनी योग्यता से दिल्ली सल्तनत को एक तरह से स्थिरता दी और स्थायित्व दिया। तो दिस फेज इज नोन फॉर स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए जानी जाती है। और दिस फेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द पीपल। यानी दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली की सल्तनत को एक स्टेटस दिया, एक फॉर्मेट दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके साथ साथ उसे आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा भी
प्रदान कर दी थी। और इस फेज का एक कैरेक्टर ये है, द थॉट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बियॉन्ड इट्स फ्रंटियर्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इन देयर माइंड्स। इसके बाद का जो अगला फेज है, with the coming of the खिलजीज, with the coming of खिलजीज, ये जो फेज है ये एक एम्पायर की फेज है। दिस फेज इज नोन फॉर द एम्पायर बिल्डिंग, इसे एम्पायर बिल्डिंग की फेज कह सकते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन अंडर द खिलजी डायनेस्टीज, अंडर द खिलजी डायनेस्टी। खासतौर से अलाउद्दीन खिलजी की योग्यता का इसमें बड़ा योगदान था। अलाउद्दीन खिलजी नो डाउट वाज इलिटरेट सुल्तान, बट ही हैड द काइंड ऑफ विजडम which had included the capacity for the institution building and reforming of the institutions। तो एक तरह से उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक तरह से इतना मजबूत कर दिया था। भाई जब हम कहते हैं भाई एक्सपेंशन होगा दिल्ली सल्तनत का, तो एक्सपेंशन करने के लिए भी तो हमारे पास आर्मी चाहिए, आर्मी चाहिए तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। विदाउट द रिसोर्सेज यू कैन नॉट मैनेज द फाउंडेशन ऑफ द आर्मी, यू कैन नॉट सस्टेन द आर्मी। आर्मी को मेंटेन करना काफ़ी कॉस्टली होता है। एंड अलाउद्दीन खिलजी डिड हैव द स्टैंडिंग आर्मी विच रीच्ड अप टू 350,000, यानी 3,50,000 की उसकी सेना थी, और वेल पेड वेल मेंटेन्ड आर्मी थी। इसको बेस बना के उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। And this expansionism continued well into the times of मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक जो थे उन्होंने रूल किया था यहाँ से। 1320 में एक और नई डायनेस्टी आ गई थी, और इन्होंने ये डायनेस्टी 414 तक शासन करती रही। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक एक्सपेंशन हुआ, और फिर देयर वाज ए क्विक डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। फिर इस तरह से दिल्ली सल्तनत का यहाँ से पतन शुरू हो गया। 414 तक तुगलक्स ने रूल किया। तुगलक्स रूल्ड अप टू 1414। तुगलक्स ने 1414 तक रूल किया, और दिल्ली सल्तनत का इस तरह से पतन शुरू हो गया था। तो तुगलक्स are given the credit of taking the expansion of Delhi Sultanate to its utmost limits, but equally important to say that it was in the times of Tughlaq since 1334 that the sliding down started। उनका डिक्लाइन भी शुरू हो गया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का एक पीक है। जो प्रोसेस तुगलक्स ने जो प्रोसेस जो शुरू की थी खिलजीज ने, कौन सी एक्सपेंशन की, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स एलोकेशन फॉर द आर्मी, वो प्रोसेस उन्होंने 1334 तक ये ले गए थे। और यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो गया था। एंड इट्स एक्सटेंसिव एरियाज वर पुट टू द प्रेशर विद इन द सल्तनत, विद इन द एम्पायर, और फिर एक एक करके सल्तनत के कुछ हिस्से टूटकर अलग हो गए थे। और इसके बाद यही स्थिति कमोबेश दिल्ली सल्तनत की आगे भी चलती रही थी। और ये एक ऐसा काल है, शासन काल, जिसे हम सैयद का काल कहते हैं, सैयद डायनेस्टी। सैयद के शासन काल में दिल्ली सल्तनत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। दे हैड द कंट्रोल ओवर द नियर बाई एरियाज ऑफ दिल्ली। दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों पर ही उनका कब्जा था। और बाकी जब इनके बाद, जब सैयद के बाद जो पांचवा जो डायनेस्टी है, जब आया लोदी, तो लोदीज टू सम एक्सटेंट वर सक्सेसफुल इन रिकवरिंग द स्टेटस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इस तरह से हम देखते हैं कि इन इट्स टोटल करियर ऑफ 320 years, the Delhi Sultanate saw a number of ups and downs।
और इन अप्स एंड डाउन्स का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। और क्योंकि सुल्तान, हम कहते हैं सुल्तान, और सुल्तान है तो फिर उसका स्टेट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सल्तनत। सल्तनत। किंग होता तो किंगडम कहलाता, सुल्तान है तो सल्तनत कहलाएगा। तो इसमें सब कुछ सुल्तान की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता था। एबिलिटी एंड टैलेंट, एबिलिटी एंड टैलेंट ऑफ द सुल्तान। प्रश्न यह आता है कि सल्तनत में सत्ता के परिवर्तन इतनी तेजी से क्यों हुए थे, 5 राजवंश आए, क्यों? उसका एक रीजन ये है कि एक तो इस्लाम जो है, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जो लॉ है उसे क्या कहते हैं, शरीयत, उसे कहते हैं शरीयत। शरीयत डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी डायनेस्टिक रूल बेस्ड ऑन हेरिडिटी। शरीयत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर उसमें योग्यता है, अगर वो अच्छी तरह से रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकता है, if he has the leadership qualities of head and heart, if he is a good general, good administrator, so then he can have the chance to become a sultan. इसका मतलब है सल्तनत was open to talent and capacity, यानी कोई भी सुल्तान बन सकता है। हाँ, यहाँ कोई भी बनने से मतलब ये है कि सल्तनत was exclusively reserved for the Muslims। नॉन मुस्लिम्स के लिए सल्तनत नहीं थी, सुल्तान का पद नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं था। इसे हम कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो ये है, इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे सुल्तान आते रहे। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर इल्तुतमिश ने अपना नया वंश खोल लिया, उसके बाद बलबन आ गया, वो नया था। कमजोर शासकों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। हाँ, कुछ समय के लिए कमजोर शासक आते थे और रूल कर जाते थे, बट देन दे वुड बी लायबल टू बी कंट्रोल्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। और दूसरा कारण यह है, सल्तनत फेस्ड नंबर ऑफ थ्रेट्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। बाहरी और आंतरिक चुनौतियां थी सल्तनत के लिए, एंड दीज challenges could be faced only by the competent people. They were alive to the necessity of accepting the power of the person who is holding promise of capacity. तो जो व्यक्ति अच्छा शासक बनने की क्षमता का प्रदर्शन करता है, कंपटीशन करके वो नीचे से लेकर ऊपर की रैंक तक पहुंचा है, उसको एक्सेप्ट करने का एक रिवाज हो गया था, एक रिवायत हो गई थी। ये जो कारण है वो पोटेंट रीजन है, इसलिए कमजोर शासकों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। कमजोर शासक वो होते थे जो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते थे। तो एक रीजन ये था, और तीसरा रीजन ये था कि इन सभी ने, ऊपर की दोनों बातों ने एक तरह से एम्बिशंस को बढ़ावा दिया था। एम्बिशंस, किसके एम्बिशंस? जो ऑफिसर्स थे, एम्बिशंस ऑफ द ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में से ही कोई बंदा आगे के लिए नियुक्त किया जाता था या आगे के लिए सिलेक्ट किया जाता था। इसके कारण ही दिल्ली सल्तनत में सत्ता के परिवर्तन तेजी से हुए। जैसे कि मैं आपको एक टाइम लाइन दे देता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी 1210 में। तो उसका जो बेटा था उसमें उतनी योग्यता नहीं थी, आराम शाह में, उसको गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ही रूल्ड फ्रॉम 1211 to 1236, और उसकी फैमिली को शमशी फैमिली कहते थे, हालांकि वो गुलाम वंश का ही शासक माना जाता है। और उसके बाद का जो 30 इयर्स है,
36 टू 66, उसमें इल्तुतमिश के कमजोर सुल्तान आए जो उसके वंशज थे, कमजोर शासक, और ये शासक अपनी ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं रख पाए, और ये शासक बल्कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा, जिन्हें हम शमसी स्लेव्स भी कह सकते हैं, चालीसा भी, उनके द्वारा कंट्रोल किए गए। इसके बाद इन्हीं में से जो ब्यूरोक्रेसी थी चालीसा, उसी में से एक सुल्तान बना, उसका नाम था बलबन। बलबन बलबन बेसिकली ही वॉज ए मेंबर ऑफ चालीसा। चालीसा का एक प्रोमिनेंट मेंबर था, और बलबन ने 1266 में अपनी सत्ता की स्थापना कर ली। ठीक है, लेकिन जब बलबन की डेथ हुई तो बलबन के जो वंशज थे, उसके ग्रैंडसन्स थे, तो उन्होंने 4 साल तक बस केवल शासन किया, और 1286 से लेकर और 90 तक ही टिक पाए वो। और इसके बाद एक नया सत्ता परिवर्तन हुआ, उनको चैलेंज या चुनौती देने वाला एक नया शासक वर्ग पैदा हो गया था। उसमें था जलाल खिलजी। जलाल खिलजी जो कि ऑफिसर्स था, किसका? बलबन का, लेकिन अपनी अपनी योग्यता के बल पर वो सुल्तान बन गया। एक नया वंश आ गया 1290 से और 96 के बीच में। ही हैड ए माइल्ड डिस्पोजिशन, मॉडरेट नेचर। उसकी वजह से उसको उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी से उतार दिया। जेके गेव वे टू एके। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने 1316 तक शासन किया। अब जो एके थे, उनके जो वंशज थे वो भी कमजोर थे। एके के जो वंशज थे वो भी कमजोर थे, और एके के बाद फिर 4 साल तक, यानी 1296 से लेकर और 1316 तक एके ने शासन किया। और एके के बाद उनके वंशज जो थे खिलजीज, लेट या लेटर खिलजीज रूल्ड अप टू 1316 टू 1320। जब लेटर खिलजीज में कोई दम नहीं रहा, यानी मुबारक खिलजी जो था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो कमजोर शासक था, तो उसकी जगह फिर गियासुद्दीन तुगलक laid the foundation of his own dynasty in 1320, और उसने 5 वर्ष तक ही शासन किया, 25 तक। और उसके बेटे ने, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने फिर सत्ता पर अधिकार कर लिया 1325 टू 51। जोना खान के बाद उसका छोटा भाई जो यंगर कजन था, फिरोज शाह तुगलक, FROZ, फिरोज शाह तुगलक। ही रूल्ड फ्रॉम 1351 टू 88। अच्छा, अब तुगलक्स जो थी उनमें भी फिर कमजोरी आ गई। तुगलक्स के बाद जो लेटर तुगलक्स थे, they could not maintain, and then they gave way to the emergence of the new dynasty. Later Tughlaqs ruled up to 1414, and then came the new dynasty that was known as Sayyids. हालांकि सैयद्स में 4 जो सुल्तान हुए उनमें कोई भी योग्य नहीं था। 1414 टू 1451 उन्होंने शासन किया। उसके बाद लोदी आ गए। लोदीज फैमिली वॉज फाउंडेड बाय बहलोल लोदी, और ही वॉज द फाउंडर। ये अफगान डायनेस्टी थी। उसके बाद बहलोल लोदी के बाद फिर सिकंदर लोदी,
और फिर इस डायनेस्टी का जो लास्ट सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। इस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सत्ता के जो परिवर्तन हुए वो इसलिए हुए कि सुल्तान जो बन सकता था वो कोई भी व्यक्ति हो सकता था, हु हैड द पावर एंड स्ट्रेंथ टू wield स्वॉर्ड इन हिज हैंड, जो तलवार धारण करने की शक्ति रखता था, जो रक्तपात से झिझकता नहीं था, वो व्यक्ति जो अच्छा सेना नायक था, वो व्यक्ति जो योग्य और कुशल था, वो सुल्तान बन सकता था। दैट्स वाई द पावर and position of the sultan rested on the military power। अब आप ये पूछेंगे कि why not such a rapid political dynastic change in the Mughals। हम देखेंगे कि मुगल्स ने 1526 से लेकर औरंगजेब तक और फिर आगे भी शासन किया, तो why not the Mughals were subject to the dynastic changes so quick। उनमें हुए ही नहीं डायनेस्टिक चेंजेस। एक राजा का, बादशाह का बेटा, फिर वो बादशाह बनता था, फिर उसका बेटा बनता था, उसका बेटा बनता था। व्हाई नॉट सो मैनी डायनेस्टिक चेंजेस अमंग द मुगल्स। तो उसका रीजन एक और है, वो ये है कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी जो सोशल रिलीजियस पॉलिसीज थी या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी वो नैरो माइंडेड पॉलिसीज थी। That's why they failed to win the favor and confidence of the local non-Muslim populations। That's why the foundations of their rule were not very deep। यानी जो पौधा छोटा होगा, जिसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होंगी, उसे हम आसानी से उखाड़ सकते हैं, लेकिन जो पेड़ होगा बड़ा और जिसकी जो जड़ें होंगी वो गहरी भी होंगी और फैली हुई भी होंगी, तो ज़्यादा टिकाऊ होगा। और ये जो बड़ा पेड़ था with huge dimensions and large number of branches did have the equally strong root system। मुगल्स की जो स्टेबिलिटी थी that was basically due to the policies। जैसे सुलह कुल की नीति उन्होंने लागू की, इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट उन्होंने लागू की, दे इंक्लूडेड द राजपूत फैमिलीज इन देयर एम्पायर, दे गेव द हायर पोजीशंस टू द राजपूत विदाउट एनी फेवर। मुगल्स ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सल्तनत के सुल्तान उनको सोच भी नहीं पाए। इसलिए दिल्ली सल्तनत जो थी वो ब्रॉड बेस्ड नहीं थी, वो लोगों की सपोर्ट पर ज़्यादा टिकी हुई नहीं थी। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो नेचर है वो इस तरह का है, उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी बीच बीच में। और इसी के साथ मैं ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।